हेलो, मैं हूं विनयकार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज का हमारा टॉपिक है NCF 2005। तो सीटेट में जो बाल विकास पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं तो NCF से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हमने उसको शामिल किया इसमें। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है, विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज क्या है? तो वो है NCF 2005। तो NCF 2005 को जो है विद्यालय शिक्षा का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज माना जाता है। तो वो है NCF 2005। अगला है यहाँ पर इसकी जगह किस कर लीजिएगा, किस मंत्रालय की पहल पर NCF 2005 तैयार किया गया था? तो किस मंत्रालय की पहल पर NCF 2005 तैयार किया गया था? तो वो था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इम्पॉर्टेंट है कि NCF 2005 किस मंत्रालय के पहल पर तैयार किया गया था? वो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगला है, किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने NCF 2005 तैयार किया? तो इसका आंसर है प्रोफेसर यशपाल। तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में जो है विद्वानों ने NCF 2005 तैयार किया था। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि NCF 2005 को तैयार करने में किसकी अध्यक्षता में ये तैयार किया गया था? तो वो थे प्रोफेसर यशपाल। अगला है, NCF 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? तो इसका प्रमुख सूत्र है बिना भार के अधिगम या बिना भार के शिक्षा भी बोल सकते हैं, लर्निंग विथआउट बर्डन। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी को पता होगा कि NCF 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है। ऐसे भी बोला जाता है शिक्षा बिना भार के या बिना भार के अधिगम, लर्निंग विथआउट बर्डन। अगला है, NCF 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का एक निबंध है, उसी से जो है ये प्रेरित हुआ था NCF 2005। तो वो है सभ्यता और प्रगति निबंध से। किसका निबंध है ये? रविन्द्रनाथ टैगोर का निबंध है। तो उन्हीं के निबंध से NCF 2005 का प्रारंभ किया गया था, उन्हीं से ये प्रेरित है NCF 2005। NCF 2005 में बल दिया गया है शांति के लिए शिक्षा। तो किस पर बल दिया गया है NCF 2005 में? शांति के लिए शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा पर बल दिया गया है NCF 2005 में। NCF 2005 में बताया गया है, तो इसमें क्या बताया गया है कि सपनों के भारत को धरातल पर उतारने के युक्ति। तो NCF 2005 को क्या बताया गया है? सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति है NCF 2005। बस आप समझते जाइए, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे यहाँ पर है। तो NCF 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में बताया गया है। तो जो NCF का अध्याय है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, उसमें क्या बताया गया है कि वातावरण के भौतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं। तो जो भौतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम हैं वातावरण के, वो अधिगम को या शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, ये बताया गया है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में। अगला क्वेश्चन है, करिकुलम। करिकुलम किस भाषा का शब्द है? करिकुलम जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। तो याद रखिए, करिकुलम जो है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? तो ये 2005 में बनाया गया था।
कब बनाया गया था? 2005 में बनाया गया था। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? 2005 में। तो सामाजिक अध्ययन को 2005 में शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बनाया गया था। अगला है क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी? तो सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी। किसमें? सामाजिक अध्ययन में। तो एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई? तो इसकी कार्यशाला जो है एनसीईआरटी नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। एनसीएफ 2005 की कार्यशाला। अगला है, यशपाल समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो ये थे कुल 38 सदस्य। इम्पॉर्टेंट है, यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे? 38। तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में जो है एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था और इसमें कुल कितने सदस्य थे? 38 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? तो पाठ्यक्रम के निर्माण की आवश्यकता शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, सिंपल सा है, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया था। एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला है त्रिभाषाई फार्मूला। तो एनसीएफ 2005 का जो भाषा फार्मूला है वो त्रिभाषाई फार्मूला है। अभी अगले क्वेश्चन हम देखते हैं, ये त्रिभाषाई कौन कौन से होते हैं। प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा है। तो किसे प्रथम भाषा कहा गया है एनसीएफ 2005 में, किसे द्वितीय भाषा, किसे तृतीय भाषा? तो इसका उत्तर होगा कि क्रमशः जो प्रथम भाषा होता है वो हिंदी माना जाता है, जो राष्ट्रीय भाषा होता है और राज्य की भाषा होता है, और जो द्वितीय भाषा होता है उसको अंग्रेजी को माना जाता है और वो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी कहते हैं। और तृतीय भाषा में आते हैं वो स्थानीय भाषाएं आती हैं, चाहे वो पंजाबी हो, संस्कृत हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो। तो ये सभी स्थानीय भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो आप समझ गए होंगे प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा में अंतर क्या है। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए। तो एनसीएफ 2005 में सूचना को ज्ञान न मानने से बचना चाहिए। तो एनसीएफ 2005 में सूचना को ज्ञान मानने से बचना चाहिए, ये बताया गया उसमें। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों को अधिगम प्रयोग का सुझाव दिया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर, ये दोनों शिक्षण सूत्रों को अधिगम में प्रयोग किया गया है, प्रयोग करने का सुझाव दिया गया है एनसीएफ 2005 में। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों को अधिगम प्रयोग के लिए सुझाव दिया गया है? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्रों को प्रयोग करने का सुझाव दिया गया है अधिगम में। अगला है, एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है। तो मार्गदर्शक सिद्धांत में क्या निहितार्थ है? उत्तर है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। तो जब भी बच्चों को अधिगम कराना होता है, मतलब बच्चों को जब भी पढ़ाते हैं या ज्ञान देते हैं तो उनके ज्ञान में जो है स्कूल के बाहर के जीवन को भी जोड़ना चाहिए। इससे उसका ज्ञान जो होता है वो अस्थायी हो जाता है और वो उसमें रुचि लेते हैं पढ़ने में। तो इसलिए ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से भी जोड़ना चाहिए ताकि उनमें जो व्यवहारिक चीज़ें हैं उसका विकास हो उनमें, ये नहीं कि केवल किताबी कीड़ा बनकर रह जाएं वो। अगला है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण हैं? यह समाधान को पहचानने में सहायता करती है। तो कुछ भी हो, अगर आप गलती नहीं करेंगे तो आप जानेंगे नहीं कहाँ पर हमने
गलत किया, कहने का मतलब गलतियां ही होती हैं जो हमारे गलतियों को सुधार करती हैं। तो बच्चों की गलतियां महत्वपूर्ण होती हैं, उनसे ये पता लगाया जाता है कि वो किस क्षेत्र में, उनका किस क्षेत्र में कमी है, किस क्षेत्र को वो सही तरीके से उसको नहीं पहचान पा रहे हैं, किस क्षेत्र में उन्हें दिक्कतें आ रही हैं। तो ये क्या करती हैं, बच्चों की गलतियां उनके समाधान के लिए सहायता करती हैं। अगला है शिक्षा बिना बोझ के, जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका अर्थ होता है। तो शिक्षा बिना बोझ के अर्थ क्या होता है एनसीएफ 2005 में जो दिया गया है, तो ये पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना है। इसका अर्थ है कि पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना। तो प्राथमिक स्तर पर गणित का जो शिक्षा का केंद्र है वो कैसा होना चाहिए कि जो भी कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक होते हैं उसको विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। तो ये एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी का क्या अर्थ है, मतलब महत्वाकांक्षी का क्या मतलब यहाँ पर गणित के उच्च उद्देश्य की प्राप्ति है। महत्वाकांक्षी का अर्थ है यहाँ पर क्या है, गणित के उच्च उद्देश्य या उच्च लक्ष्य की प्राप्ति है। तो महत्वाकांक्षी यहाँ पर यही अर्थ है। गणित शिक्षण में महत्वाकांक्षी का अर्थ है गणित के उच्च उद्देश्य की प्राप्ति। अगला है, एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति क्या मतलब है। तो इसमें गणित की लंबी आकृति का मतलब है कि एक संकल्पना से दूसरी संकल्पना बनाना। तो गणित में जो एक संकल्पना जो पता होता है उससे हम दूसरी संकल्पना किस प्रकार बना सकते हैं जोड़ जोड़ के, तो वही होती है गणित की लंबी आकृति। तो एक संकल्पना से दूसरी संकल्पना बनाना गणित की लंबी आकृति का मतलब। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना मानसिक विकास, शिल्प कला केंद्र और व्यावसायिक ज्ञान है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है, मानसिक विकास, शिल्प कला केंद्र एवं व्यावसायिक ज्ञान है। इम्पॉर्टेंट है। अगला है, एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए हैं। तो कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो। तो एनसीएफ 2005 में किस संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए हैं, कक्षा 10 की 10वीं की जो परीक्षा होती है वो ऐच्छिक हो। अगला है, एनसीएफ 2005 बल देती है करके सीखने का। तो करके सीखने पर बल देती है एनसीएफ 2005। तो बच्चा अगर करके सीखेगा तो उसका ज्ञान अस्थायी होगा। इसी वजह से इसमें बताया गया एनसीएफ 2005 में। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। तो कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है एनसीएफ 2005 में, सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक विकास को विकसित करना। अगला है, एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है बालकों के लिए संरचित जो अनुभव है पाठ्यक्रम है उनमें सुधार को। तो गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है बच्चों के अनुभव को और उनके पाठ्यक्रम में सुधार को। तो अगर पाठ्यक्रम में सुधार करेंगे तो गुणवत्ता आयाम बढ़ेंगे, तभी पाठ्यक्रम का गुणवत्ता जो होगी वो बढ़ेगी और बच्चे उस गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम से परिचित होंगे और उनमें विकास होगा, सही तरीके से उसमें विकास होगा। 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के कब आया हुआ विचार था। तो 1993 में।
तो NCF 2005 का जो मुख्य सूत्र है शिक्षा बिना बोझ के, तो ये 1993 में ये विचार आया था। कब आया था? 1993 में। अगला है NCF 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है? तो परीक्षा सुधारों में कुछ सुधार सुझाए गए थे NCF 2005 के अंतर्गत। वो थे सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन। क्या क्या? सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन। तो ये थे 31 क्वेश्चंस NCF 2005 से। तो इसके अलावा भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बनेंगे उसको हम लाएंगे। तो ये थे 31 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो NCF 2005 से बने हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको एक एक करके आप रट लीजिएगा या कहीं आप नोट कर लीजिएगा इसको। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।